नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे 9वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक का काव्यखंड। काव्यखंड में आज हम करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला का सरलार्थ। तो कविता का सरलार्थ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस कविता के बारे में समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जो कि एक प्रसिद्ध देशभक्त कवि थे। उनमें देशभक्ति की भावना इतनी अधिक थी कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक विद्रोही कविताएं लिखी और अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। उनको ये उपनाम दे दिया गया था, एक भारतीय आत्मा, और उन्होंने इस नाम से कई कविताएं भी लिखी। तो जब ये कैदी और कोकिला कविता जो लिखी है, उस समय कवि जेल में बंद थे और रात्रि के समय अचानक जब कोयल कूकने लगती है, उसी समय कवि के मन में जो भाव आते हैं, उन भावों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया। तो आइए शुरू करते हैं कैदी और कोकिला कविता के सरलार्थ। बहुत ही आसान सी कविता है, सरल और सहज भाषा में लिखी गई है। तो आइए करते हैं कविता का सरलार्थ। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि बात कर रहे हैं रात्रि के समय जब अचानक कोयल कूकती है, तो उस समय कवि भी जाग रहा होता है, क्योंकि अंग्रेज सरकार जेल में जो कैदी होते हैं उन पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। उस कारण कवि को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक रात्रि के समय जब कोयल कूकती है, तो कवि कोयल से कहते हैं, क्या गाती हो। पीछे प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्न चिन्ह जहाँ होता है वहां प्रश्न अलंकार हो जाता है। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम रात्रि के समय अब क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो। रह रहे मतलब बार बार क्यों कूक रही हो। इसमें देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। क्यों रह रह जाती हो, अर्थात कवि पूछता है कि हे कोयल, तुम बार बार इस प्रकार क्यों चिल्ला रही हो, बार बार क्यों कूक रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, इतनी रात्रि के समय तुम इस प्रकार क्यों कूक रही हो, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। अगर किसी का संदेशा लाई हो तो मुझे बताओ कि तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। आगे कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वो जेल में बंद है और कैसी उनकी अवस्था है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि क्या कहते हैं कि तुम देख नहीं रही हो कोयल को, कि हे कोयल देखो, मैं इस वक्त ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच में कैद किया हुआ हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। इस वक्त मुझे डाकू चोर और जो रास्तों में लूटमारी करते हैं, झपट मार हैं, उनके साथ मुझे यहाँ जेल में बंद कर दिया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि जो ये अंग्रेज सरकार है, कैदियों को पेट भर खाना भी नहीं देते कि वो जी सके, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और वो ऐसे हालात बना रखे उन्होंने हमारे साथ कि वो हमें मरने भी नहीं देते हैं, केवल हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कह रहे हैं कि कोयल, इस वक्त जेल में हमारे जीवन पर अंग्रेजी सरकार का बहुत सख्त पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब यहाँ अंग्रेज सरकार के अंग्रेजी शासन के बारे में कवि कह रहे हैं कि ये शासन है या गहरे अंधकार का असर है। तम अंधेरा, प्रभाव, कवि अंग्रेजी शासन की तुलना कर रहे हैं अंधकार के साथ। कवि कहते हैं कि ये अंग्रेज सरकार का शासन है या गहन अंधकार का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। कवि कहते हैं कि चंद्रमा भी निराश करके अस्त हो गया है, वो भी
अस्त हो गए हैं और उसके अस्त होने के कारण ये रात भी बहुत अधिक काली है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। अब ऐसी समय में आधी रात में जब चंद्रमा भी अस्त हो गया, गहन अंधेरा हो गया है चारों ओर, तो हे कालीमा मई किसके लिए आया? कोयल के लिए। हे काले रंग की कोयल, तू इतनी रात को क्यों जगी है। आली सखी, कवि कोयल को अपनी सखी मानते हुए कहते हैं कि हे काले रंग वाली कोयल, तू ऐसे समय में क्यों जाग रही हो, क्यों हूक पड़ी। फिर कवि आगे प्रश्न कर रहे हैं उनसे कि तुम इस प्रकार क्यों हूक पड़ी। हूक मतलब कवि को कोयल की आवाज में एक पीड़ा दिखाई दे रही है, तो वो उसी के लिए कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार इतनी रात को क्यों हूक पड़ी हो, क्यों चिल्ला पड़ी हो। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कहते हैं कि तुम्हारे स्वर में इस वक्त मुझे वेदना, तकलीफ दिखाई दे रही है, इसलिए हे कोयल बताओ तो सही, क्या तुमने कोई लूटमार होती देख ली है या किसी को लूटमार करते हुए देख लिया है। अर्थात कवि कोयल से बात कर रहे हैं कि इस प्रकार इतनी रात जब तुम चिल्ला रही हो तो ऐसा क्या तुमने देख लिया, क्या तुम्हारे मन में तकलीफ है जो तुम इतनी रात को बोल रही हो। देखिए आगे कवि कहते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव, मृदुल मैंने मधुर, वैभव संपत्ति, कि हे कोयल तुम्हारा स्वर बहुत ही मधुर होता है, इसलिए तुम मधुरता की रक्षक के समान हो, तुम मधुरता की रखवाली करने वाली हो। कोयल बोलो तो तुम इतनी रात को इस प्रकार क्यों चीख पड़ी। क्या हुई बावली। फिर आगे प्रश्न कर रहे कवि, क्या है कोयल, क्या तू पागल हो गई है, अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो, कि कोयल क्या तू पागल हो गई है जो इस प्रकार आधी रात को चीख रही है। कि कोयल मुझे बताओ तो सही, ऐसी क्या समस्या आ गई है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, या फिर तूने, दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग, या तुमने जंगल की कोई आग की लपटें देख ली हैं जो तू इस तरह घबराकर आधी रात के समय चीख रही है। कोकिल बोलो तो। कवि बार बार कोकिल से प्रश्न कर रही हैं कि हे कोयल तुम बताओ तो सही, इस प्रकार आधी रात के समय तुम यूं क्यों चीख रही हो। आगे करते हैं प्रश्न, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। फिर कवि आगे अपनी अवस्था के बारे में कोयल को बता रहे हैं कि हे कोयल क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैंने जंजीरों का, बेड़ियों का गहना पहना हुआ है। अंग्रेज सरकार ने जो देशभक्त थे उनको बेड़ियों में बांधा हुआ था, उसी को कवि गहना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे कोयल क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैंने इस वक्त बेड़ियों का गहना पहना हुआ है। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। कि ये हथकड़ियां क्यों कहलाएं, कि ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो हम भारतीयों के लिए अंग्रेज सरकार का एक गहने माना जाए, कि हम इसे एक गहने की तरह धारण करते हैं। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान। अब जेल में कैदियों से कोलू चलवाया जाता था, और कोलू चलने पर जो चर्रक चू की आवाज निकलती है, उसी के बारे में कवि कह रहे हैं कि अब तो हमारे जीवन के लिए जो कोलू की आवाज, चर्रक चू है, वही एक जीवन की तान बन गई है, जीवन की एक लय बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और मिट्टी पर जो हमारे कैदी हैं, मिट्टी पर ही अपनी उंगलियों से देशभक्ति के गीत लिख रही हैं, क्योंकि उनको कैद में लिखने के लिए कुछ कागज कलम तो मिलेगी नहीं, इसलिए वो मिट्टी पर ही अपनी उंगलियों से देशभक्ति के गीत लिख रही हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब कवि बात कर रहे हैं कि जेल में किस प्रकार कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, उनसे काम करवाया जाता है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि मैं जेल में अपने पेट पर मोट लगाकर जुआ खींचता हूँ। जुआ एक
जो कोल्हू चलाते हैं उसको पकड़कर जो आगे चलते हैं उसको हम जुआ बोलते हैं। तो कवि उसी की बात कह रहे हैं कि मैं पेट पर जुआ लगाकर कोल्हू को चलाता हूँ, और कोल्हू चलने से जो कुएं से पानी निकलता है तो उसको मैं अंग्रेज सरकार की अकड़ के समान खत्म करता हूँ। कि जिस प्रकार कुएं से पानी निकलता है मैं अंग्रेज सरकार की अकड़ उसमें से निकाल रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। कवि क्या कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे, कि दिन के समय हम अपने चेहरे पर कितनी भी कष्ट तकलीफ क्यों ना हो जाए, अपने चेहरे पर करुणा के भाव नहीं लाते। क्योंकि अगर हम अपने करुणा के भाव लाएंगे तो अंग्रेज सरकार समझेगी कि हम कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए दिन के समय हम अपने चेहरे पर करुणा के भाव नहीं लाते, चाहे वो कितने ही रुलाने वाली क्यों ना हो। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, कि हे सखी क्या तू इसीलिए रात में हम सब पर इस तरह पुकार कर हम सब पर गजब ढा रही हो। देखो इसमें मुहावरे का प्रयोग किया कवि ने। अनुप्रास अलंकार तो आ ही रहा है और यहाँ मुहावरे का भी प्रयोग किया है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, आधी रात के समय जब चारों ओर शांति छाई हुई है और अंधेरा फैला हुआ है तो उस अंधकार को चीरकर तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, कि कोयल बताओ तो सही क्या कारण है जो तुम इस प्रकार चिल्ला रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कवि कहते हैं कि क्या तुम इस प्रकार चुपचाप रात्रि के समय हमारे मन में मधुर आवाज से विद्रोह के बीज बो रही हो, अर्थात हमारे मन में विद्रोह की भावना जगा रही हो। कोयल बोलो तो, तुम इस प्रकार क्यों चिल्ला रही हो। अगली पंक्तियां हैं इसकी। कवि देखो कैसे वर्णन करते हैं, अपनी अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि कोयल को अपने बारे में समझा रहे हैं। काली तू रजनी भी काली, के हे कोयल देखो तुम्हारा रंग भी काला है। रजनी माने रात, और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो ये अंग्रेजी शासन है इसकी करनी यानी कि कार्य है, इसके कार्य भी काले हैं, अर्थात बुरे कार्य करती है ये। काली लहर कल्पना काली, और काली ही उनके मन में जो सोच है, कल्पना मतलब सोच, और उनके मन की सोच है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में मैं रह रहा हूँ वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। कवि कहते हैं कि मैंने जो टोपी पहनी है उसका रंग भी काला है, और जो मैंने कमली ओढ़ी हुई है वो भी काली है, और जो लोहे की बेड़ियां मुझे पहना रखी है उनका रंग भी काला है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कहते हैं कि जो हम पर इस प्रकार अंग्रेज शासन ने पहरा लगाया हुआ है उसकी हुंकृति भी एक सर्पणी के समान है। एक सर्पणी के समान उसने हम पर पहरा लगाया हुआ है। तिस पर है गाली ए आली, के सखी इसके बावजूद भी वो हमें गालियों से बात करते हैं, गालियां हमें देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कवि क्या कह रहे हैं कि बेशक हमारे जीवन में ये काला संकट मुसीबतों रूपी सागर आ गया जीवन में, कि हमारे जीवन में बेशक कितने ही कष्ट आ गए हैं तो भी हम अपने देश के लिए मरने को उत्साहित है। मदमाती देश के लिए बलिदान देने को उत्साहित है। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती। कहे कोयल तुम बताओ तो सही, इतनी रात्रि को तुम अपने इन मधुर चमकीले गीतों को किस प्रकार तैराती हो। कोकिल बोलो तो, कवि कोयल से बात करते हुए कहते हैं कि कोयल मुझे समझाओ तो सही कि तुम किस प्रकार इतनी अंधेरी रात में भी अपने चमकीले मतलब ओजस्वी गीतों को किस प्रकार लहराती हो।
फिर यहाँ इस पंक्तियों में देखिए कवि अपनी और कोयल की तुलना कर रहे हैं कि किस प्रकार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, किस प्रकार अलग अलग है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कोयल से बात करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, देखो तुम्हें तो रहने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, तुम किसी भी पेड़ पर उड़ सकती हो, आ जा सकती हो, और मेरी किस्मत में ये काली कोठरी है, मैं इसी में कोठरी में ही बंद रहता हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि क्या कह रहे कि तेरा नभ भर में, कि हे कोयल तू तो इस पूरे खुले आसमान में कहीं भी उड़ सकती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो पूरा संसार ही इस 10 फुट की कोठरी में समा गया है। अर्थात कवि को जो कोठरी है 10 फुट की, उसी में बंद किया हुआ है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। अब कवि कहते हैं कि जब तू अपने मधुर गीत गाती हैं तो तेरे मधुर गीतों को सुनकर सभी वाह वाह करते हैं, लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है, मैं अगर इनके अत्याचार सहन करते हुए अगर रो भी पड़ता हूँ तो मेरा रोना भी एक अपराध के समान है, मैं रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि कोयल देख, विषमता मतलब भिन्नता, कि तेरी और मेरी परिस्थितियों में कितनी विषमता है, कितनी भिन्नता है, हमारी दोनों की परिस्थितियां कितनी अलग अलग है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी तू क्या एक रणभेरी की तरह अपने विद्रोह के गीत गा रही है, क्या तू हमें युद्ध के लिए ललकार रही है। और अंत में कविता समाप्त होते हुए कवि क्या कहते हैं, देखिए, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। प्रश्न चिन्ह। कवि कहते हैं कि जो ये हुंकार है, इस हुंकार के लिए अंग्रेजी शासन ने जो हम पर पहरा लगाया है, हमारे देश के लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उस पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कृति माने रचना, कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से देश के लोगों में उत्साह, देश के प्रति उत्साह भर रहा हूँ, इससे अधिक मैं और बताओ क्या कर दूं। अर्थात कवि अपनी कविताओं के माध्यम से देश की जनता में देश को आजाद कराने के लिए उत्साह भरते हैं, उसी के बारे में कवि यहाँ बात कर रहे हैं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से और क्या कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन यहाँ किसके लिए आया है, मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। महात्मा गांधी जी ने व्रत माने प्रण लिया था कि अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराना है, उसी व्रत की बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि, कि हे कोयल बताओ तो सही, कि गांधी जी ने जो देश को अंग्रेजों से आजाद करने का प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए मैं अपने देश के लोगों में किस प्रकार आनंद, उत्साह या जोश भर दूं। आसव माने आनंद। कोकिल बोलो तो, एक कोयल बताओ तो सही, कि मैं किस प्रकार अपने देश के लोगों में अपनी कविताओं के माध्यम से देश को आजाद कराने का आनंद, उत्साह भर दूं। तो यहाँ पर ये कविता हमारी पूरी हो गई है। बहुत ही आसान सी कविता है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार आया बीच में, और मानवीकरण अलंकार तो है ही। इसमें मुक्त छंद है, बीच में कई कई तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।